महाकवि कालिदास के जन्मदिन पर उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि। महाकवि कालिदास का जन्म कार्तिक शुक्ल द्वादशी को हुआ था। उत्तराखंड आज जो प्रांत है उसके रुद्रप्रयाग जिले में कविल्ठा ग्राम करके था। ये कहते हैं विक्रमादित्य के समकालीन थे, कुछ भोज के समकालीन कहते हैं। इनकी कथाएं मिलती हैं। उनके मित्र भी थे और उनके नवरत्नों में भी उनकी गणना थी। उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्राचीन परंपरा को अपने काव्य में स्थान दिया। वो कवि थे, लेखक थे, नाटककार थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कालिदास ग्रंथावली में मिलती हैं। रघुवंश महाकाव्य में उन्होंने भगवान राम के रघुवंश के 24 पीढ़ियों का वर्णन दिया है। उसे प्रामाणिकता के नाते कहाँ से लिया ये तो पता नहीं, लेकिन उसे काफ़ी प्रामाणिक माना जाता है। उनके एक महाकाव्य कुमार संभव, उसमें शिव पार्वती के विवाह और कुमार मतलब स्वामी कार्तिक के जन्म आदि की उसमें व्यवस्था है। बड़े सुंदर वर्णन है उनके। मेघदूत उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है प्रेम की। उसमें इतनी गहराइयाँ दी गई हैं कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को अपना संदेश पहुंचाने के मेघों को दूत बनाता है, ऐसी कल्पना करके किया है। जैसा कहा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति की परंपराओं को निभाते हुए काव्य रचना की है। उनके बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं वो गांव के एक गंवार थे। प्रतिभा तो थी लेकिन पढ़े लिखे थे नहीं, विकसित हुई नहीं थी। तो लोगों ने छल से उनका विवाह विदुषी विद्योत्तमा से करा दिया। कहते हैं कि वो विद्योत्तमा से पंडित लोग हार गए तो उन्होंने कुछ छल रचा और ये कहा हम इनको ले गए, उनसे कह दिया तुम्हें मौन रहना है। और कह दिया हमारे गुरुजी हैं, ये मौन रहते हैं, आप इनसे प्रश्न करो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने पंजा यूँ दिखाया कि पंचभूतों से प्रकृति बनी है। उनने समझा ये मुझे थप्पड़ दिखा रही है, तो उन्हें घूंसा दिखा दिया, घूंसा मारूंगा। पंडितों ने की उख्या कि आपने कहा कि पंच तत्व हैं, और उन्होंने मुट्ठी बांध के कहा कि ये पांचों तत्व मिल कर के सृष्टि को स्वरूप दे रहे हैं। उसका समाधान हो गया। फिर उसने एक उंगली दिखाई तो उन्होंने कहा मुझे डरा रही है तुम्हारी, एक आँख फोड़ दूंगी। उसने दो दिखा दी। तो उन्होंने कहा कि ये उन विद्वानों ने कहा कि आपने कहा ब्रह्म एक है। हाँ। तो उन्होंने कहा ब्रह्म और प्रकृति मिलकर के ही सृष्टि को चलाते हैं, उसे दो किया। तो इस तरह से उनके इशारों से हुई बातचीत से विद्वानों ने ये विश्वास दिला दिया विद्योत्तमा को कि ये बहुत विद्वान है, मौन है। तो उनकी शादी करा दी। शादी के बाद भेद खुला तो विद्योत्तमा को चोट लगी, उसने अपमानजनक शब्द कह दिए। तो इनका स्वाभिमान जागा और चल पड़े वहाँ से। और फिर उन्हें अध्ययन किया बाकायदा, संस्कृत के विद्वान बने। फिर लौट करके गए और संस्कृत में ही दरवाज़ा खटखटा के संस्कृत में ही अपना परिचय दिया। विद्योत्तमा प्रसन्न हुई, खोला तो इनका सहज दाम्पत्य जीवन चलने लगा और इनकी काव्य रचनाएँ धीरे धीरे होती चली गई। आशु कवि थे, तत्काल कविता रचना की उनकी क्षमता थी।
कई कथाएं ऐसी प्रचलित हैं, कहते हैं कि कुछ विद्वान इकट्ठे होकर के आए कि हम कालिदास से भोज की नगरी में कि हम उनसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो उनको डेरा दे दिया, पहले बगीचों में डेरा दिया जाता था। कालिदास ने कहा चलो इनका जायज़ा तो ले लें कैसे लोग हैं ये। तो वो जमादार मेहता सफाई कर्मचारी का रूप बना करके वहाँ जाके झाड़ू लगाने लगे। सवेरे सवेरे सूर्योदय का समय था, विद्वानों में तो विद्वत चर्चा होती थी। तो सवेरे कौए काँव काँव बोलते हैं। तो संस्कृत में ही एक विद्वान ने कहा कि सवेरे भगवान भास्कर का उदय हो रहा है, ऐसा सुंदर वातावरण है और ये कौए काँव काँव क्यों कर रहे हैं। तो उनमें चलता था कि एक विद्वान अगर प्रश्न करता था काव्य में तो दूसरा उसका उत्तर उसी काव्य में उसी मीटर पे दे देता था। उसे समस्या पूर्ति कहते थे। तो इनसे रहा नहीं गया, सफाई कर्मचारी की तरह झाड़ू लगा रहे थे तो इन्हें तत्काल उसका आगे का बना दिया कि भगवान भास्कर का उदय हो रहा है, उनके प्रकाश से कालिमा मिट रही है, तो कौओं को चिंता हो रही है कि अब हम कहाँ जाएंगे, इसलिए ये काँव काँव कर रहे हैं। लोगों ने कहा बाप रे, ये तो धारा नगरी का तो प्रभाव ये है कि यहाँ का सफाई कर्मचारी इस तरह के काव्य रचना करता है, तो कालिदास का क्या हाल होगा। तो वो चुपचाप और समेट के चले गए। फिर उन्होंने वहाँ शास्त्रार्थ की बात ही नहीं सोची। तो तमाम उनकी कहते हैं जीवन भर उनका अपना चला। एक बार किसी बात से स्वाभिमानी थे, किसी बात पर बात हुई तो उनसे भोज से रूठ गए और चले गए उनके बाहर। भोज उनके बड़े स्नेही थे, मित्र थे। तो वो वेश बदल करके उनको ढूंढते हुए पहुँचे। तो उन्हें खोज लिया, रह रहे थे कहीं मस्त। तो उनसे जाके बातचीत ऐसी ही करने लगे जैसे अपरिचित करते हैं। तो उन्हें कहाँ से आए, बोले। उन्होंने कहा धारा नगरी से। उन्होंने कहा अरे धारा नगरी से आ रहे हो। अरे हाँ। तो किसी बात से रूठे थे, भोज के प्रति तो उनका स्नेह तो था ही। उन्होंने कहा बताओ वहाँ नगरी में सब लोग कैसे हैं और फलाने कैसे हैं और राजा भोज कैसे हैं। तो उन्होंने मुँह लटका के कह दिया कि राजा भोज तो उनका तो स्वर्गवास हो गया। ये सुनते ही ये कालिदास जी एकदम भावुक हो गए और उन्होंने उसी समय कविता बोली, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे देवंगते। हरे राम राम। धारा नगरी तो निराधार हो गई और सारे पंडितों की विद्वता खंडित हो गई, क्योंकि भोज के रहते उनका सम्मान होता था। अब वो कहाँ जाएंगे। और सरस्वती को तो जैसे अपना माध्यम ही समाप्त हो गया, वो तो सरस्वती उनके मुंह से बोलती थी। तो अब सरस्वती निराधार हो गई। भोजराज जी के दिवंगत होने से बड़ा नुकसान हुआ। उनका ये भाव देखा कि ये यहाँ से रूठ के आ गए हैं, लेकिन हमारे प्रति इतनी भावना रखते हैं, ऐसा सोच कर के एकदम भोज भावुक हो गए। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये समझ गए, मूर्छित जैसी स्थिति हो गई। तो उन्होंने हाथ फेरा, बोले अरे भोज ने मुझे ठग लिया। ऐसा कह के फिर उन्होंने तत्काल दूसरा बनाया, अद्य धारा सदाधारा सदालंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवंगते। के धारा सदाधारा है और लक्ष्मी अवलंब को अवलंब मिल रहा है और सारे पंडितों को महिमा मंडित हो रहे हैं, क्योंकि भोजराजे भुवंगते, क्योंकि भोजराज का जन्म हो गया इस पृथ्वी पर। ऐसा करके तो पहचान लिया, फिर वो चले आए। तो ऐसे उनके अंदर कई तरह की वो बातें कहते हैं, करता था। विद्वान थे। उन्हीं के समय में उनके महाप्रयाण की कथा भी इस तरह से प्रचलित है कालिदास के, कि उन्हीं के समय में राजा भोज के दरबार में सब लोग आते थे। श्रीलंका भी भारत का ही अंग था। तो श्रीलंका में कुमार दास करके एक राजा थे और वो कवि भी थे। वो भोजराज इसको कालिदास को अपना आदर्श मानते थे, गुरु मानते थे।
तो उनका आग्रह था कि कभी आप वहाँ आना, हमें भी आतिथ्य का मौका देना। तो इन्होंने कहा ठीक है, कभी आएंगे। तो भ्रमण करते हुए इनके मन में आया तो चलेगा, सोचा सूचना नहीं देते हैं, अचानक पहुँचेंगे, राजा को एक सरप्राइज़ देंगे। तो ये सोच कर के वहाँ पहुँच गए, राजधानी में पहुँच गए। शाम हो गई थी तो उन्होंने कहा अब शाम कहीं बिता दें किसी सदग्रस्त के यहाँ, और सवेरे इनके यहाँ राजा के यहाँ सामने पहुँच जाएंगे। तो जिस दरवाजे पे उन्होंने एक दरवाजे पे कहा कि अतिथि को आज का रात्रि में आश्रय मिल जाएगा, वो राज नर्तकी थी, संपूर्ण अच्छा परिवार था। अरे उन्होंने कहा अवश्य आइए, ऐसी क्या बात है। पहले अतिथियों को तो देना लोग बड़ा श्रेष्ठ मानते थे। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ रह गए। अब उसने जो नर्तकी थी वो अपने राज का व्यक्ति थी। तो राजा के यहाँ तो धीरे धीरे बात करना, राजा के दरबार में तो समस्याओं का समाधान होता ही रहता था। तो वहाँ पर उसको एक समस्या दी गई थी, और वो समस्या थी कि कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न च दृश्यते। कमल से कमल की उत्पत्ति सुनी तो गई है लेकिन देखी नहीं गई। तो जो लोग उसकी रचना की पूर्ति करके लाते थे उसे राजा इनाम देते थे, नाम होता था। तो वो भी कर कोशिश कर रही थी। तो इनके बगल के ही उसका कमरा था, बीच में एक झरोखा था। इन्हें हलचल दिखी कि कुछ गुनगुना रही है बार बार कुछ पंक्तियाँ संस्कृत में। तो इन्हें झरोखा खोला, बोला देवी आप सो नहीं? बोले हाँ कुछ नहीं है, ये राजा ने एक वो दिया था तो समस्या पूर्ति का प्रयास कर रही हूँ। बोली जरा मैं भी तो सुन लूँ। तो उसने कहा कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न च दृश्यते। तो ये देख रहे थे उस सुंदरी को, सुंदर थी। तो चेहरे की उपमा भी कमल से दी जाती है और आँखों की उपमा भी कमल से दी जाती है। तो उन्हें तत्काल बोल दिया कि कमल से कमल की उत्पत्ति देखी नहीं जाती, ये कैसे कहती हो? बाले तब मुखाम बोझे कथम इंद्रिय वरद्वयम। हे सुंदरी, तुम्हारे मुखाम्बोज में, मुख रूपी कमल में ये नेत्र रूपी दो कमल कैसे दिख रहे हैं? इतनी सुंदर पूर्ति हो गई। वो वाह वाह कमाल कर दिया आपने। तो वो भी सो गई, ये भी सो गई। रात को उसके मन में आया कि ये अब मैं जाके दूंगी, और ये भी कह रहा था कि मैं दरबार में जाऊंगा, और ये अगर बता देगा कि ये काव्य की पूर्ति तो मैंने की है तो मुझे श्रेय नहीं मिलेगा। उसके मन में पाप आ गया और रात में उसने कालिदास की हत्या करवा दी। किसी को पता नहीं पड़ा। सवेरे दरबार जगह पहुंची तो जो लोगों ने पूछा तो उसने तत्काल उसकी पूर्ति कही दी, मैंने सुंदर पूर्ति की है महाराज। तो क्या? तो उन्होंने कहा कि कमले कमलोत्पत्ति श्रुते न च दृश्यते बाले तब मुखाम बोझे कथम इंद्रिय वरद्वयम। सब ने वाह का क्या कहना, क्या रचना है कि सुंदरी के चेहरे रूपी कमल में ये दो आँखों रूपी कमल तो खिल रहे हैं। सबने वाह वाह कहा। अब जब हुआ वाह वाह थोड़ा शांत हुआ तो राजा ने सोचा कि इसमें कहने वाला कोई और होगा जो कह रहा है कि बाले तब मुखाम बोझे, हे बाला तेरे मुख में, मतलब ये तो इसने नहीं लिखा है, इसको मुख को देख के किसी ने लिखा है, चिंतनशील थे। तो उन्होंने कहा यह नाम तो दे रहा हूँ लेकिन ये बता कि ये तुमने नहीं लिखा है। बोले नहीं नहीं नहीं, बोले नहीं तुम बता दो, सच बता दो, हम तुम्हें कोई वो नहीं करेंगे। तब उसने बताया कि एक अतिथि आए थे, ऐसा ऐसा उनने किया था। तो बोले और समझ गए, बोले कि ये तो कालिदास के अलावा कोई कर नहीं सकता, तूने बड़ा अनर्थ कर दिया। कहाँ है वो? तो उन्हें जहाँ उन्हें गढ़वा दिया था वहाँ से निकाला तो कालिदास ही थे। तो उन्होंने कहा तुझे नहीं पता कि तूने अपने अहंकार में कितना बड़ा नुकसान कर दिया है इसका। ठीक है, अब तो उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन अब मैं मेरी वजह से इनका वो हुआ है। तो उन्होंने उनकी चिता जलाई, अंत्येष्टि करी और स्वयं बोले मैंने जीवन भर आपका अनुसरण किया है, मैं इस समय भी आपका अनुसरण करूँगा। और ये कह करके कुमारदास भी उनकी चिता में प्रवेश कर गए। ऐसा उनका महाकवि के महाप्रयाण की कथा भी मिलती है।
लेकिन जो भी हो, अद्वितीय कवि थे, अद्भुत उनकी क्षमता थी। उन्हें लोग विदेशों में जो कहते हैं कि ये भारत के शेक्सपियर थे, वो तो नहीं जानते हैं, शेक्सपियर की महानता जानते हैं। शेक्सपियर भी सामान्य जीवन से एक बदमाश टाइप के शैतान लड़के थे, और कहीं रक्षित वन में, किसी रईस के रक्षित वन में जाके शिकार करते थे। उनके राक्षकों ने देखा तो भागे, तो चार दीवारी तो कूदे आए, लेकिन उससे पैर में चोट लग गई, तो ज़िंदगी भर लंगड़े रहे। तो यह है कि सामान्य जीवन से निकल करके वो भी महान कवि बने, और ये भी सामान्य जीवन के निकल करके महाकवि बने। तो विदेशियों के लिए परिचय ठीक है। तो ऐसे थे महाकवि कालिदास, और उनकी रचनाएं उपलब्ध होती हैं। संस्कृत में पढ़ें तो उसके काव्य का कहना ही क्या, लेकिन जो उनके काव्य को हिंदी अनुवाद भी पढ़ेंगे, उन्हें समझ में आया कि इस कवि की क्षमताएं, कल्पना की और उपमा उपमेय की, किसी विषय को विस्तार देने की कितनी अद्भुत क्षमता थी, ये लोग देख सकते हैं। सबके लिए साधुवाद। ओम शांति।